वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेस्ट डेटा वेर टेकन ऑन ए 30 kVA 2400 by 240 volt 50 हर्ट्ज सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा दिया है? सिंगल फेस ट्रांसफार्मर दिया है। बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट विच इज कंडक्टेड ऑन द सिंगल फेस ट्रांसफार्मर. The data of the open circuit test which is given to us, it is the supply voltage was 2400 volt, current was 0.3 ampere. This is open circuit current, this is open circuit voltage, and the open circuit power is 230 watt. ठीक है. Short circuit test when conducted on this transformer, then the data obtained of short circuit test, it is like this, that the supply voltage was 70 volt, supply voltage is 70 volt, supply current is 18.8 ampere, and the short circuit current is, short circuit power is what? It is 1050 watt. This is supply current is, which is nothing but what? It is a short circuit current, and this is supply voltage which is nothing but short circuit voltage. उसने पूछा determine the primary voltage, determine the what? Primary voltage, real and reactive power. उसने क्या क्या पूछा है? प्राइमरी वोल्टेज पूछा है, रियल पावर पूछा है, रिएक्टिव पावर भी पूछा है। रिएक्टिव पावर लेकिन कौन से साइड के पूछे उसने? इनपुट साइड के पूछे। कौन से साइड के पूछे? इनपुट साइड के। एंड एफिशिएंसी भी उसने पूछा है। When a current of 12.5 ampere at 240 volt is drawn from the low voltage side by a load of 0.8 lagging power factor, by a load of 0.8 lagging power factor. सबसे पहली बात क्या करोगे? जो डेटा दिया आपको उस डेटा को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो गिवन है ना, गिवन में से जितने पैरामीटर्स की जरूरत है आपको, सारे के सारे पैरामीटर्स को अपन को क्या करना है? पहले इवेल्युएट करना है यहाँ से, ठीक है। पहले मैं देखिए जो क्या करता हूं ना, जो मेरे पास डेटा गिवन है मैं उसको अच्छे से लिख लेता हूं। गिवन क्या है मेरे पास? ओपन सर्किट टेस्ट दिया है मुझे पास, ओसी टेस्ट दिया है, ठीक है। ओसी टेस्ट का जो डेटा है मैं उसको अच्छे से पहले लिख लेता हूं। वोल्टेज, करंट एंड पावर को, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट एंड दिस इज व्हाट? पावर। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो दिया आपके पास वो दिया 2400 वोल्ट, करंट इज 0.3 एम्पियर एंड पावर इज 230 वाट, ठीक है। ये ओपन सर्किट टेस्ट का डेटा है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है आपके पास, एससी टेस्ट, उसका डेटा देखिए किस तरीके से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो दिया आपके पास उसका डेटा देखिए किस तरीके से है। यहाँ पे आपके पास है वोल्टेज, यहाँ पे आपके पास है करंट, और यहाँ पे आपके पास क्या है? पावर, ठीक है। तो वोल्टेज का वैल्यू है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का वैल्यू है 70 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट है आपके पास 18.8 एम्पियर, एंड शॉर्ट सर्किट पावर जो दिया आपके पास वो गिवन है 1050 वाट। कितना? 1050 वाट, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि जब उसने ट्रांसफार्मर को लोड किया है तो लोड करने के बाद जो करंट है, लोडेड करंट, ये I2 की करंट है आपके पास, ठीक है। दिस इज गिवन अस 12.5 एम्पियर एट एन एंगल ऑफ, उसने बोला 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, तो ऑब्वियस है कि उसका एंगल आएगा मेरे आपके पास -36.86 डिग्री। कितना आएगा? -36.86 डिग्री। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? I2 की वैल्यू। किसका वैल्यू होगा? I2 का, ठीक है। I2 बार लिखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड, ये फेजर वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रही बात? अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो पैरामीटर्स की जरूरत है मुझे, वो सारे पैरामीटर्स पहले मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए किस तरीके से निकालूंगा मैं। जो मैंने, अगर मैं देखूँ तो पहले मैं ट्रांसफार्मर के ना क्या करता हूँ ना, पहले सारे के सारे पैरामीटर्स में निकाल लेता हूँ। वो सारे के सारे पैरामीटर इस तरीके से निकालना है सो डैट मुझे जो रिक्वायर्ड है, जो पूछा है उसने क्या, प्राइमरी वोल्टेज, रियल एंड रिएक्टिव पावर, ये सारी चीजें निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सब चीजों को एक साइड के लिए रेफर करना पड़ेगा। पहले मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेता हूँ, फिर इक्विवेलेंट सर्किट से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक है। पहले मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट, रेफर टू द प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, किसी भी साइड के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं उसको प्राइमरी साइड के लिए रेफर कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से दिस इज RC, JXM, दिस इज
R1 या मैं उसको लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट, दिस इज व्हाट J X इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरीके से। और सारे के सारे पैरामीटर मुझे एक साइड के लिए रेफर करके लेने हैं, ठीक है। और मैं उसको प्राइमरी साइड के लिए इसके लिए, क्योंकि उसने जो पैरामीटर्स बोला है उसने बोला है कि रियल एंड रिएक्टिव पावर इनपुट बोला है, तो मैं प्राइमरी साइड के लिए सभी को क्या करने वाला हूँ, रेफर करने वाला हूँ, ठीक है। अब जब मैं उसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया, जब मैं उसमें ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया, तो देखिए मुझे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या मिलेगा, मुझे R इक्विवेलेंट मिलेगा और मैं कह सकता हूँ कि X इक्विवेलेंट मिलेगा। ओपन सर्किट टेस्ट से मुझे RC मिलेगा और XM मिलेगा। पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट रीडिंग डाल रहा हूँ आपके लिए। फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट मुझे जो पैरामीटर चाहिए उनके लिए पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फ्रॉम OC टेस्ट, ठीक है। OC टेस्ट के लिए आप जो पावर निकालते हो, तो पावर कैसे निकालते हो, आपके पास पावर जो होता है आपके पास, पावर इज इक्वल्स टू VOC का स्क्वायर, दिस इज POC डिवाइडेड बाय व्हाट RC, क्योंकि RC इज द ओनली कंपोनेंट इन विच पावर विल गेट डिसिपेटेड इन केस ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट। सो द वैल्यू ऑफ RC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आपके पास जो उसने दिया है OC टेस्ट का, इट इज गिवन अस व्हाट 2400, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज जो दिया आपके पास, इट इज गिवन अस व्हाट, इट इज 2400 वोल्ट, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो फिर अभी पावर कैसे निकाल, डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितना दिया है उसने 230 वोल्ट, कितना दिया है 230 वोल्ट वाट, सॉरी। तो RC का जो वैल्यू आएगा आपके पास, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके लिए, 2400 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 25.043, कितना है, दिस इज नथिंग बट 25.043 किलो ओम। ये आ जाएगा आपके पास क्या, RC का वैल्यू, ये क्या आ जाएगा आपके पास, RC का वैल्यू आएगा। समझ में आ रही बात, मेरे पास RC आ गया, मुझे XM निकालना पड़ेगा। अभी XM कैसे निकालोगे फिर आप देखिए अब अपन बात करते हैं XM के कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में, XM के कैलकुलेशन के बारे में। देखिए अगर यहाँ पे, अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे जो एक्टिव पावर आएगी, दैट एक्टिव पावर विल गेट लॉस, मतलब एक्टिव पावर जो कि दैट विल गेट डिसिपेटेड इन व्हाट रेजिस्टेंस RC, और जो रिएक्टिव पावर आएगी दैट विल बी स्टोर्ड इन व्हाट, जो रिएक्टेंस है आपके पास XM, इसमें क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, उसमें क्या होगी, रिएक्टिव पावर का सॉल्व उससे रिलेवेंट है, मतलब उसमें स्टोर होगी रिएक्टेंस में, ठीक है। तो आपके पास जो रिएक्टिव पावर आएगी, वो रिएक्टिव पावर XM में जो आएगी वो किस तरीके से आएगी, देखिए अगर मैं उसको लिखूँ तो क्या आएगा बेसिकली, वो दिस विल बिकम XM इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टिव पावर Q, डिवाइडेड बाय व्हाट, रिएक्टिव पावर Q। मैं कह सकता हूँ कि QOC ओपन सर्किट रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब ओपन सर्किट रिएक्टिव पावर QOC अगर आपको निकालना है, तो QOC जो होगा बेसिकली, QOC विल बी इक्वल्स टू POC मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5OC मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5OC, इस तरीके से होने वाला। तो पहले क्या करते, 5OC को निकाल ले, तो 5OC कैसे निकालोगे, दिस विल बी रिटन इन सच वे, POC इज इक्वल्स टू VOC मल्टीप्लाई बाय IOC मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos of 5OC multiply by cos of 5OC. So the value of cos of 5OC is going to be equals to POC upon what, POC upon VOC multiply by IOC is equals to, POC का वैल्यू है 230 वाट डिवाइडेड बाय VOC का वैल्यू है 2400 मल्टीप्लाई बाय IOC का जो वैल्यू है दिस इज 0.3 एम्पियर। तो ये जो आएगा आपके पास 0.3194 लैख के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3194 लैख के आसपास cos ऑफ 5OC का वैल्यू। लैगिंग पावर फैक्टर बहुत ही छोटा होता है, मैं इसके पहले भी बता चुका आपको बहुत बार, फिर से एक बार मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेकिन मैं एक बार कैलकुलेट किया था तो उसका आंसर तो इतना आ रहा था, दिस विल बी 2400 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.3194 करेक्ट है, बहुत ही सही आंसर है उसका। और 5OC का जो वैल्यू आएगा, मतलब जो उसका एंगल आएगा 5OC, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.3194, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 71.37 डिग्री, कितना आ जाएगा। आप एक बार उसको फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास तो इतना है, उसका आंसर 71.37 करेक्ट है, ठीक है। तो QOC का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो QOC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ इस फॉर्मूले में, QOC की जगह पर मैं POC 10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आएगा मेरे पास XM का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, XM इज इक्वल्स टू VOC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय POC मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5OC। सो VOC का वैल्यू कितना होगा भाई, VOC का जो वैल्यू दिया है उसने 2400 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय POC जो दिया है इट इज 230 वाट मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5OC, मतलब 10 ऑफ 5OC तो आपको दिया है 71.37, सो दिस विल बी 10 ऑफ 71.37 डिग्री,
तो आपके पास यहाँ से जो एक्सएम का वैल्यू आने वाला है, एक्सएम आएगा आपके पास, मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10 of 71.37 मल्टीप्लाई बाय 230, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2400, ये आ जाएगा 8.442 किलो ओम। कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 8.442 किलो, 8.442 किलो ओम। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एक्सएम। एक इसका वैल्यू होने वाला है, एक्सएम का वैल्यू होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैंने फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट जो मुझे आरसी और एक्सएम के वैल्यू चाहिए तो मैंने देखिए यहाँ से एक्सएम का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से मैंने देखिए आप देख सकते हो कि आरसी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि जो मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट की जिसकी मुझे जरूरत है वो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मुझे आरसी और एक्सएम के वैल्यूज निकालने हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ से निकालूंगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कहाँ से? फ्रॉम AC test I will go for the calculation of what R equivalent. So R equivalent will be calculated as ISC का square multiply by this will become P short circuit. So this is P short circuit is equals to ISC square multiply by RSH. ये शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस जो होगा बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी RSH इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास PSH मल्टीप्लाई बाय ISC का स्क्वायर। तो PSH शॉर्ट सर्किट पावर कितनी 1050 वाट है शायद, बिल्कुल सही है। और करंट का वैल्यू दिया 18.8 एम्पियर। सो दिस इज 1050 डिवाइडेड बाय 18.8 इसका स्क्वायर। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आने वाला है भाई, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस देखिए किस तरीके से आने वाला है, 1050 डिवाइडेड बाय 18.8 का स्क्वायर, 2.97 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.97 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। आर शॉर्ट सर्किट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का रेजिस्टेंस होगा भाई जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट उसके ऊपर कंडक्ट करने वाले हो तब, ठीक है। अगर आर इक्विवेलेंट यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया तो एक्स इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? एक्स इक्विवेलेंट के लिए आप क्या कीजिएगा, एक तो पहले जेड इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, जेड इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय साइन फाई एस सी, तो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हो। तो देखिए मैं उसको किस तरीके से निकालता हूँ, पहले मैं जेड शॉर्ट सर्किट निकाल लेता हूँ। जेड शॉर्ट सर्किट इज इक्वल्स टू वी शॉर्ट सर्किट अपॉन व्हाट आई शॉर्ट सर्किट। तो वी शॉर्ट सर्किट दिया अपन को 70 वोल्ट एंड आई शॉर्ट सर्किट दिया आपको 18.8 एम्पियर। तो यहाँ से आपके पास जो जेड एसी मिलने वाला है, जेड एसी जो मिलेगा आपको 70 डिवाइडेड बाई 18.8, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 3.723। कितना है? दिस इज गोइंग टू बी 3.723 ओम। दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट ओम, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस कितना है? दिस इज नथिंग बट 3.723 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, ठीक है। देखिए मेरे पास जेडएसी आ गया, मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं आराम से क्या कर सकता हूँ ना, एक्स इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। सो एक्स इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ZSC का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RSC, या क्या ले सकते हो आर इक्विवेलेंट, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसको अगर आप निकालोगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 3.723 इसका स्क्वायर माइनस 2.97 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेसिकली दिस इज स्क्वायर माइनस 2.97 इसका स्क्वायर, तो ये जो आएगा आपके पास दिस इज गोइंग टू बी 2.2456। दिस इज गोइंग टू बी 2.2456 ओम एंड दिस इज नथिंग बट एक्स इक्विवेलेंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स इक्विवेलेंट का वैल्यू है। दिस इज व्हाट 2.2456 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्विवेलेंट। तो देखिए आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया, आपके पास एक्स इक्विवेलेंट आ गया। तो और जो पैरामीटर्स आपको जरूरत थे किसकी आर इक्विवेलेंट की और एक्स इक्विवेलेंट के, आपने तो पूरे के पूरे पैरामीटर निकाले। इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया। इसका मतलब जब आप लोडेड कंडीशन पे करंट निकालोगे सप्लाई की, तो देखिए आपको यहाँ से नो लोड करंट पता चल जाएगी यहाँ से, ठीक है। नो लोड करंट की जगह मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि द करंट विच विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन एट अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 2400 वोल्ट। और यहाँ पे आने वाली करंट तो मुझे उसने दे दी है ना, कितनी दी है 12.5 एम्पियर। तो उसको रेफर करने के बाद ऑन प्राइमरी साइड उसका वैल्यू तो मैं आराम से पता कर लूंगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे देखिए ना कि दोनों करंट को ऐड करने के बाद सप्लाई करंट मिल जाएगी। तो जो मुझे पूछा है वो सब कुछ मुझे तो आराम से पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं पहले क्या है ना, पहले लोड कनेक्ट कर देता हूँ। और लोड कनेक्ट कर दिया, इसमें उसने कितनी करंट बोली है, उसने बोला जब मैं विदाउट रेफर करने की बात करूं तो विदाउट रेफरिंग जो उसने करंट का वैल्यू दिया है, इट इज गिवन अस 12.5 एम्पियर। जब मैं इस करंट को 2400 वोल्ट इस साइड के लिए, मतलब हाई वोल्टेज साइड के लिए जब मैं इसको रेफर कर लूंगा तो उसका वैल्यू देखिए किस तरीके से होने वाला है। देखिए मेरे पास जो लोड की करंट दी है I2 का वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन टू मी 12.5 एम्पियर। जब मैं I1 का वैल्यू पूछूं, एक्चुअली I1 डैश प्राइम होगा, I1 डैश प्राइम होगा एक्चुअली देखा जाए तो
दिस इज नथिंग बट व्हाट I1 डैश प्राइम। जब मैं उसको 12.5 एम्पियर को जब मैं उसको रेफर कर लूँगा तो जब मैं प्राइमरी साइड के लिए रेफर करूँगा तो उसको लिखा जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय I2 12। ठीक है, तो ये जो आएगा आपके पास दिस विल बिकम 240 ही बोला है ना उसने, बिल्कुल सही है, उसका रेटिंग ही वही दिया है ना, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 12.5 एट एन एंगल ऑफ -36.86। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेसिकली दिस विल बी 1.25 एट एन एंगल ऑफ -36.86 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट I1 डैश प्राइम, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट I1 डैश प्राइम। ये किसका वैल्यू है, I1 डैश प्राइम का वैल्यू है भाई, समझ में आ रहा है। देखिए आपके पास I1 डैश प्राइम का वैल्यू आ गया। आपके पास अभी क्या है ना, सिर्फ ये I0 का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है, I0 का वैल्यू पता करना है। I0 का तो आपको देखिए आप इसके पहले तो दे ही दिया था कितना है 0.3 एम्पियर, और उसका एंगल आपको पता करना पड़ेगा। एंगल भी मैंने निकाल लेते 71.37। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, आराम से देखिए इन दोनों का अगर एडिशन कर लूंगा I1 डैश और I0 तो मुझे सप्लाई करंट पता चल जाएगी। मुझे क्या पता चल जाएगा, सप्लाई करंट पता चल जाएगी। यहाँ से I1 की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा, I1। और I1 पता चल गया तो आराम से मैं देखिए क्या कर सकता हूँ, I1 मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज। लेकिन सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालोगे, सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मतलब भाई जो आपके पास जो देखिए जो उसने पूछा क्या है ना, उसने बोला क्या है, देखिए थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। व्हेन अ करंट ऑफ 12.5 एम्पियर एट 240 वोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम लो वोल्टेज साइड एट 240 वोल्ट। 240 वोल्ट ये कहाँ की बात कर रहा है, लोड साइड की वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो बस उसको क्या करना है, रेफर कर लेना है। तो जब इस लोड को मैं रेफर कर लूंगा प्राइमरी साइड के लिए तो ये बन जाएगा 240 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2400 डिवाइडेड बाय 2400। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम 2400 वोल्ट। दिस विल बिकम 2400। मैं रेफर कर लिया उसको प्राइमरी साइड के लिए, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, रेफर कर लिया, आपको I1 डैश प्राइम का करंट पता है तो दिस विल बी, यहां से मैं आराम से देखिए V1 पता कर लूंगा। तो V1 को मैं किस तरीके से पता करूंगा, V1 इज इक्वल्स टू 2400 प्लस I1 डैश प्राइम का करंट का वैल्यू कितना है, इट इज 1.25 एट एन एंगल ऑफ -36.86। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंट प्लस J एक्स इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, दिस इज नथिंग बट 2.97 प्लस J इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, इट इज 2.2456। ठीक है, जब इसको मैं टोटल सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास जो V1 का वैल्यू आने वाला है, मैं V1 का वैल्यू आपको बता देता हूं क्या आने वाला है। जो V1 का वैल्यू आपके पास आएगा भाई, V1 का वैल्यू है 2404.65। 2404.65। दिस इज गोइंग टू बी 2404.65 at an angle of 0, at an angle of 0. This is nothing but the value of the supply voltage V1. This is nothing but the value of what, a supply voltage V1। तो मैं आराम से देखिए V1 को पता कर लिया। एक्चुअली देखिए ना यहाँ के जो वोल्टेज आ रही है, दिस वोल्टेज एक्जैक्टली इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, सप्लाई वोल्टेज V1। तो ये क्या बन गया मेरे पास, सप्लाई वोल्टेज बन गया, V1 बन गया। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो V1 बन गया, I1 अगर पता चल जाए तो आराम से अपन उसको निकाल लेंगे जो उसका मैग्नीट्यूड होगा करंट का। बिल्कुल सही है, तो I1 कैसे निकालोगे, I1 कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है निकालना। देखिए अब मैं उसको निकालता हूँ, बस कुछ नहीं है, आपको बस कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आएंगे वो कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं, बहुत आसान कैलकुलेशन है इसमें, नहीं तो देखा जाए तो। और धीरे धीरे कैलकुलेशन करना, मतलब गलती ना हो इसके लिए। ठीक है, तो I1 का जो वैल्यू होगा बेसिकली KCL अप्लाई करना है। I1 इज इक्वल्स टू I0 प्लस I1 डैश प्राइम, ये आएगा इसमें। I0 का वैल्यू कितना है, दिस इज नथिंग बट 0.3 एट एन एंगल ऑफ, इसका एंगल था 71.30, माइनस में आएगा लैगिंग था इसके लिए 37 डिग्री, प्लस I1 डैश का वैल्यू है 1.25 एट एन एंगल ऑफ -36.86 डिग्री। ठीक है, तो I1 बार जो आएगा आपके पास, इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास, देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.507। उसका एंगल भी होगा ना, एंगल नहीं देखा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.507 एट एन एंगल ऑफ -43.36। 1.507 एट एन एंगल ऑफ -43.46 डिग्री। एक बार आप फिर से उसको कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर मेरी ओर से कुछ नंबर, अगर क्योंकि मैंने उसको जिस तरीके से सॉल्व किया, हो सकता है कि उसमें एक आध नंबर गलत भी हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बात करना कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि
मैन इंसान है अल्टीमेटली, कहीं ना कभी तो अगर एक हाथ नंबर अगर गलत तरीके से टाइप हो गया होगा तो ऑब्वियस है कि उसमें गलती भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपने I1 का वैल्यू भी पता कर लिया, V1 का वैल्यू भी पता कर लिया। अब आराम से आप क्या कर सकते हो ना, जो उसने पूछा था, देखिए उसने क्या क्या पूछा है। उसने पूछा है प्राइमरी की वोल्टेज, जो कि मैंने निकाल दी, फिलहाल V1 का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रियल वैल्यू का पता करना, रियल वैल्यू निकालना है, मुझे रिएक्टिव पावर मतलब रियल पावर पूछना है, पता करना है, रिएक्टिव पावर पता करना है एंड इफिशियंसी पता करना है, ठीक है। तो देखिए अपन बात करते हैं अभी रियल पावर कैसे निकालेंगे, रिएक्टिव पावर कैसे। देखिए अब अपन रियल एंड रिएक्टिव पावर का कैलकुलेशन करते हैं। रियल पावर और रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट, मुझे क्या है ना कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दैट इट विल कंटेन बोथ द एक्टिव पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर। सो कॉम्प्लेक्स पावर कैसे निकालोगे, कॉम्प्लेक्स पावर S इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई बाय I1 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I1 कॉन्जुगेट। V1 का वैल्यू क्या है, इट इज 2404.65 एट एन एंगल 0, so this is 2404.65 at an angle of 0 मल्टीप्लाई बाय करंट का वैल्यू और उसका कॉन्जुगेट। करंट का वैल्यू कितना, 1.507 एट एन एंगल ऑफ -43.46, इसका क्या करोगे कॉन्जुगेट, सो 1.507 एट एन एंगल ऑफ -43.46, इसका क्या कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, उसका जो एंगल से एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। सो दिस विल बिकम 2404.65 मल्टीप्लाई बाय 1.507, इसका एंगल क्या हो जाएगा, -43.46, नेगेटिव तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर रहे तो दोनों के एंगल का क्या हो जाएगा, एडिशन, सो दिस विल बिकम ओवरऑल एडिशन जो बन जाएगी, दिस विल बिकम 43.46, ठीक है। यहाँ से जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो देखिए मेरे पास जो वैल्यूज आएंगे, पावर जो आएगा आपके पास S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ, जो P आएगा आपके पास, P इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एंड Q इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, P जो होगा आपके पास, P का वैल्यू जो आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2404.65 मल्टीप्लाई बाय 1.507 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 43.46 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं Q का वैल्यू निकालूँ तो 2404.65 मल्टीप्लाई बाय 1.507 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 43.46, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिव पावर आएगा आपके पास और जो रिएक्टिव पावर आएगा उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 2404.65 मल्टीप्लाई बाय 1.507 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 43.46, दिस इज 2630.35, 2630.65 वाट, ठीक है। और जो रिएक्टिव पावर आएगी आपके पास, जो रिएक्टिव पावर आएगी, रिएक्टिव पावर देखिए कितना आएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 240.65 मल्टीप्लाई बाय 1.507 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 43.46, तो इसका जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी 2492.62, दिस इज गोइंग टू गॉट 2492.62 वाट। ये आने वाला आपके पास क्या, रिएक्टिव पावर, ये क्या आने वाला रिएक्टिव पावर। तो देखिए आपके पास एक्टिव पावर भी आ गया, उसने जो बोला था रिएक्टिव पावर भी आ गया, रियल पावर इज नथिंग बट एक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर भी आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज Q इन, सॉरी P इन एंड दिस इज व्हाट Q इन एंड दिस इज व्हाट S इन। इनपुट कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल्स टू P, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ P इन प्लस J Q इन, इस तरीके से। देखिए ये वाला जो एंगल में कंसिडर किया था ना 46 नहीं था, उसको थोड़ा प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, 36 है, सॉरी वो 36 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिस विल आल्सो बिकम व्हाट 36, तो ये वाला भी यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, दिस विल आल्सो बिकम 3, अगर 3 कर लिया तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास दिस विल बिकम 365.5 एंड दिस विल बिकम 2488 पॉइंट, जो मेरे पास वैल्यू दिया है उसका 37.37, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी प्लीज उसको इतना कर लीजिएगा। तो देखिए जो उसने पूछा था वो सारे के सारे पैरामीटर अपने निकाल दिया, Q इन निकाल देगा, P इन निकाल दिया, और जो भी कुछ उसने पूछा था वो सारे पैरामीटर मैंने अच्छे से लिख दिए आपको। अब अगर उसके बारे में बात करूं, देखिए उसने जो अगला पॉइंट जो पूछा, उसने पूछा क्या, एंड एफिशिएंसी व्हेन अ करंट ऑफ 12.5 एम्पीयर एट 240 वोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द लोड लो वोल्टेज साइड। एफिशिएंसी पूछा बेटा उसने, अभी क्या पूछा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर कैसे निकालोगे, आउटपुट पावर देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए इसमें कितनी करंट जा रही है, I1 डैश का वैल्यू कितना है 1.25, सो दिस इज 1.25 एट एन एंगल ऑफ -36.86 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके आउटपुट पावर पता करने तो क्या है ना,
2400 मल्टीप्लाई बाय 1.25 एट एन 1.25 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 36.86। ठीक है, तो अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूं तो पी आउट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू वी क्या है वो V2। ठीक है, मैं डायरेक्टली आउटपुट पावर लिख देता हूँ 2400 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 36.86 नथिंग बट व्हाट 0.8। ठीक है, और इनपुट पावर की अगर मैं बात करूँ तो P in इज इक्वल्स टू ये कितना है 2635.5 वाट। ठीक है, तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो इफिशियंसी क्या आएगा आपके पास, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू P आउट अपॉन P in मल्टीप्लाई बाय 100। इफिशियंसी उसने किसी में पूछा नहीं, लेकिन अपन मोस्टली परसेंटेज में दिखाते हैं, सो दिस विल बी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2400 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 2635.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफिशियंसी का वैल्यू आने वाला है आपके पास, इफिशियंसी का वैल्यू आएगा आपके पास 2400 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 2635.5 91.06%। कितना आ रहा है एफिशिएंसी, दिस इज नथिंग बट 91.06%। ठीक है, इस तरीके से। तो प्लीज देखना इस क्वेश्चन में बस एक जगह पे मैं गलती कर दिया था कि मैं यहाँ पे 46 की जगह पे 36 की जगह पे 46 कंसिडर कर लेता, इसकी वजह से मेरे थोड़े वैल्यूज अलग अलग आए थे। एक्चुअली जब मैं उसको कैलकुलेट किया और एक बार तो उसका वैल्यू 43.36 आ रहा है एक्चुअली। तो ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि जो पैरामीटर्स दिए सारे के सारे पैरामीटर एक साइड के लिए आप क्या कर लीजिएगा, पहले रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद जो पैरामीटर से अपन को जो डिटरमाइन करने वाली चीजें वो सारी की सारी डिटरमाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा। इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस क्या है ना, पूरे के पूरे पैरामीटर किसी भी एक साइड के लिए रेफर कर लीजिएगा, आधे प्राइमरी साइड के लिए या सेकेंडरी साइड के लिए। लेकिन उसने पूछा था उसने रियल एंड रिएक्टिव पावर इनपुट पूछा था, इनपुट के लिए पूछ लिया, इसके लिए मैंने सारे के सारे पैरामीटर प्राइमरी साइड के लिए क्या कर लिया, रेफर कर लिया। अगर उसने आउटपुट के लिए पूछा होता तो सारे पूरे के पूरे पैरामीटर आप आउटपुट साइड के लिए क्या कर सकते थे, रेफर कर सकते थे, और कुछ भी नहीं। ये बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, बस इसमें क्या होता है ना, थोड़ा आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़े लेंथी होने की वजह से चांसेस होते हैं कि अपन कहाँ पे मिस्टेक्स इनकर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 43 की जगह पे 36 की जगह पे 46 लिख दिया था। इसकी वजह से देखिए आप देख सकते हो कि ये मैंने जो इसके पहले लिखा था 26 पॉइंट समथिंग 30 ऐसा कुछ तो आ रहा था, 303 दोनों में डिफरेंस है। तो आप मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली जो भी उसका एंगल आ रहा है पूरे के पूरे उसी एंगल को लिखिएगा, बिल्कुल भी उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा कि उसको अप्रोक्सीमेट को करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के एग्जांपल्स को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पूरा का पूरा एग्जांपल मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो एक्टिव पावर इनपुट आया वो इट इज 2635.5 वाट, और ये जो है आपके पास दिस इज वार में आएगा। रिएक्टिव पावर किसमें मेजर की जाती है, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव में। ठीक है, तो आपने पी इन निकाल लिया, क्यू इन निकाल लिया। सिमिलरली आपको जो एफिशिएंसी पूछा था एफिशिएंसी आपने निकाल लिया व्हिच इज इक्वल्स टू 91.06%। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछी थी अपन ने वहां पे उसको इवैल्यूएट किया। ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है, इन नो लोड टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्या बोला है, नो लोड टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन। प्राइमरी वोल्टेज was 220 volt, secondary voltage is 110 volt, primary current is 0.5 ampere and power input is 30 watt. Power input is given as what, 30 watt. इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो उसने बोला क्या पता है, प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड प्राइमरी करंट इज 0.5 एम्पियर। इसका मतलब क्या, वो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट मतलब नो लोड टेस्ट जो ट्रांसफार्मर पे कंडक्ट करा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वो जो ना जो मीटर्स कनेक्ट कर रहा है, मीटर कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, प्राइमरी पे कनेक्ट कर रहा है, और सप्लाई भी उसने कहाँ पे दिया, प्राइमरी पे कनेक्ट किया उसने। सप्लाई भी कहाँ पे दिया उसने, प्राइमरी पे। और जो सेकेंडरी, फिलहाल सेकेंडरी को क्या किया, ओपन किया, क्योंकि जो डेटा है उसमें, क्योंकि सेकेंडरी के साइड अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, ओपन नहीं किया होता, सेकेंडरी में करंट आता, सेकेंडरी में करंट आने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि नो लोड टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। ठीक है ना। और आगे उसने पूछा कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। क्या पूछा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और दूसरा पूछा उसने इट्स वर्किंग लॉस कंपोनेंट, मतलब आईसी के बारे में पूछा है। अपन इससे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो डेटा दिया था उससे मैंने लिखा था कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज 220/110 वोल्ट। कितना है, 220/110 वोल्ट। जनरली अपन जब नो लोड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो नो लोड टेस्ट में क्या करते हैं अपन, एचवी साइड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और एलवी साइड को सप्लाई देते हैं। लेकिन मैं उस टाइम पे बोला था आपको कि दोनों साइड पे तुम करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसने दिया है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लिया कि उसमें मतलब कुछ भी काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एबल रहे।
ठीक है। तो देखिए ये जो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर दी थी वहाँ से और जो पैरामीटर दिए वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो नो लोड पे जो पावर आता है वो पावर कौन सा होता है, दैट पावर इज नथिंग बट दी आयरन लॉस। क्या होता है जो नो लोड पे पावर आता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, आयरन लॉस। तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आयरन लॉस इज इक्वल्स टू 30 वाट, आयरन लॉस इज इक्वल्स टू 30 वाट। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि नो लोड पावर पी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय आई नॉट इंटू वॉट, कॉस ऑफ फाइव नॉट। आपको याद आ रहा है, मैं सब पढ़ाया था, आपको बताया भी था सब कुछ, ठीक है। पी नॉट मतलब क्या, नो लोड का पावर, नो लोड पे अप्लाई किया हुआ वोल्टेज और नो लोड की करंट। नो लोड पे कितना करंट आ रहा है, उसने 0.5 एम्पियर दिया और उस टाइम पे वोल्टेज कितनी थी, 220 वोल्ट थी। तो ऑब्वियस से वहाँ से अपन सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज 30 इज इक्वल्स टू नो लोड का दिस इज 220 मल्टीप्लाई बाय करंट जो दिया 0.5 एम्पियर एंड दिस इज व्हाट, कॉस ऑफ 5, दिस इज व्हाट, कॉस ऑफ 5। ये कितना आ जाएगा, एक जीरो चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 220 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस ऑफ 5 नॉट। तो जो कॉस ऑफ 5 नॉट का जो इक्वल्स टू 30, कॉस ऑफ जो 5 नॉट है इसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाय दिस इज 110, इस तरीके से आने वाला है। यहाँ से जीरो चला जाएगा, दिस विल बी 3/11, दिस विल बी व्हाट, 3/11। तो भाई जो 3/11 जो आ रहा है ना उसके वैल्यू अगर देखा जाए तो उसके वैल्यू कितने आएगी बेटा, 3/11, दिस इज गोइंग टू बी 0.2727। कितना आ रहा है, 0.2727 क्या आ रहा है उसका, नो लोड पावर फैक्टर आ रहा है। और मैंने उस टाइम पे आपको बोला भी था कि नो लोड पावर फैक्टर तो बहुत ही कम आता है इन केस ऑफ द नो लोड टेस्ट ऑन द ट्रांसफार्मर। सो कॉस ऑफ 5 नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, सो कॉस ऑफ 5 नॉट इज इक्वल्स टू 0.2727, ठीक है। और क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी लैगिंग पावर फैक्टर बिकॉज द टेस्ट कंडक्टेड इज व्हाट, इट इज नो लोड टेस्ट। कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराई जा रही है, नो लोड टेस्ट कंडक्ट कराई जा रही है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं फाइव नॉट का वैल्यू निकालूँ तो फाइव नॉट का जो वैल्यू आएगा, फाइव नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.2727, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ तो देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 0.2727 जो होगा दिस विल बी 74.70, कितना होगा फाइव नॉट का वैल्यू, दिस विल बी फाइव नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 74.17 डिग्री, कितना होगा 74.17 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर उसका सपोज आपको इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के दिखाऊँ तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए इसका किस तरीके से आएगा, उसमें मैं सारी चीज़ें भी इंडिकेट करता हूँ, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा ट्रांसफार्मर का एट नो लोड पे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए इस तरीके से आएगा। ये सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, and this is going to be like this। तो ये आएगा आपके पास ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे उसके कंपोनेंट आएंगे R2 and X2, ठीक है। दिस विल बी R1 and JX1, दिस इज RC एंड दिस इज JXM, ठीक है। उसने बोला उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसने क्या पूछा है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड वर्किंग लॉस कंपोनेंट या वर्किंग कंपोनेंट या IC और IMU के बारे में उसने पूछा है बेसिकली। देखा जाए तो इसमें जो करंट आएगी कौन से करंट होगी, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, इट विल बी कोर लॉस कंपोनेंट, दैट इज नथिंग बट IC और IW। मैं दोनों लिख के बताया था आपको, IC या IW। और इसमें कौन सा करंट आएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रिएक्टेंस XM, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू IM या IMU या व्हाट, IMU, इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। और मैं उस टाइम पे भी बताया था आपको, अगर सपोज मैं इस पॉइंट पे KCL लगा दूँ और यहाँ से आने वाली करंट जो कि मेरे पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट नो लोड करंट। इधर से आने वाली करंट कौन सी होगी, नो लोड करंट होगी। और इधर से आने वाली करंट कौन सी होगी, इधर जो करंट जाने वाली होगी, दिस करंट विल बी I2, इट विल बी 0 एम्पियर। अगर इसमें 0 एम्पियर है तो ऑब्वियस है कि इसका इंडक्शन इसके ऊपर होने वाला है, तो इसमें कितनी करंट आएगी, I1 डैश, मैं इसको बोल देता हूँ दिस विल बी व्हाट 0 एम्पियर, दिस विल बी व्हाट 0 एम्पियर। तो ये 0 होगा तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा, तो I0 किस में फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा IC और IM के फॉर्म में फ्लो होगा।
ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, सप्लाई कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या किया आपने, सप्लाई कनेक्ट किया, कितने का, 220 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट किया, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू कितना है आपको दिया है, 0.5 एम्पेयर है ना, बिल्कुल सही है, 0.5 एम्पेयर का आपके पास सप्लाई दिया। तो अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दूँ तो केसीएल से देखिए उसका वैल्यूज किस तरीके से आ जाएंगे, आई नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आई सी प्लस माइनस जे एम क्या आ जाएगा, केसीएल अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। और कैसे साइनोसॉइडल, ऐसे मतलब साइनोसॉइडल ये क्या है, इस सर्किट में आप जब केसीएल अप्लाई करते हैं और करंट क्या है ना, इन केस ऑफ दी एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट जाती है कैसे होती है, प्योर लैगिंग होती है, 90 डिग्री से लैग करेगी, तो ऑब्वियसली दिस विल बी माइनस जे टाइम्स ऑफ आई एम, दिस विल बी व्हाट, माइनस जे टाइम्स ऑफ आई एम। और मैंने इसका आपको ग्राफ भी निकाल के, मतलब फेजर भी निकाल के दिखाता है। इसको अगर फेजर फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, दिस विल बी व्हाट फाई, और दिस विल बी व्हाट इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज अगर आप उसको बोलोगे, दिस विल बी E1, ठीक है। तो जो आपके पास IC जो होगा, IC क्या होगा, देखिए आप देख सकते हो E1, ठीक है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो IC क्या हो जाएगा ना, जो सप्लाई वोल्टेज है वही क्या होने वाला आपके पास, इसके अक्रॉस में आने वाला है, किसके अक्रॉस में, प्राइमरी के जो इंड्यूस स्ट्रीम होगा उसके अक्रॉस में, क्योंकि जो भी ड्रॉप होने वाला होगा R1 और X1 में बहुत छोटा ड्रॉप होने वाला है। इसके पहले मैं बहुत अच्छे फॉर्म में सब चीज़ें डिस्कस करा चुका हूँ, यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इसके लिए मैं ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी बात अगर करें तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई आपके पास जो आई नॉट आने वाला है, आई नॉट का एंगल कितना है, बेसिकली देखा जाए तो जो आई नॉट है उसका एंगल कितना है, 74.17 डिग्री है, कितना आई नॉट का एंगल, मतलब आई नॉट मतलब फाई नॉट का एंगल, ठीक है, क्योंकि करंट का एंगल ही तो पावर फैक्टर एंगल बनने वाला होता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी, देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू बी, इस तरीके से देखता हूँ मैं, तो दिस इज 74.17 डिग्री, ठीक है। ये आने वाला आपके पास क्या, ये आने वाला आपके पास आई नॉट, और इसके अगर दो कंपोनेंट देखो तो एक आ जाएगा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट इन फेज विद द वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टिव कंपोनेंट, ठीक है ना। इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी IC, और आई कैन कॉल इट एज IW, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट, IW। और जो आपके पास जो इंडक्टेंस जो होगा उसमें से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी द मैग्नेटाइजिंग करंट, इट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्योर इंडक्टर, सो इट विल लैग टू द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज द करंट, इट इज लैगिंग प्योरली बाय 90 डिग्री, सो इट विल बी रिटन एज IM, इट विल बी रिटन एज व्हाट, IM। अब इसके अगर दो कंपोनेंट देखा जाए तो IC और IW को अगर मैं लिखने के IM को लिखूँ, देखिए दिस विल बी रिटन IC इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ऑफ फाई, और IM को अगर मैं लिखूँ तो IM इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ फाई, I नॉट साइन ऑफ फाई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो आई नॉट का वैल्यू क्या है भाई, आई नॉट का जो वैल्यू इट इज 0.5 एम्पियर, सो दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 5 का वैल्यू कितना है, कॉस ऑफ 5 का जो वैल्यू है भाई इट इज 0.2727, सो दिस विल बी, इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2727, कॉस 5 का जो वैल्यू था 0.2727 था ना, सो दिस विल बी 0.1365 एम्पेयर, कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.1365 एम्पेयर आएगा आपके पास क्या, IC का वैल्यू आने वाला है, ठीक है। सो सपोज अगर मैं IM का वैल्यू निकालूँ तो IM का वैल्यू क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ IM विल बी, आई नॉट का वैल्यू है 0.5, साइन 5 का वैल्यू क्या लिखोगे, साइन ऑफ 74.17 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 74.17 multiply by 0.5, this is going to be equals to 0.4810, कितना आएगा 0.4810, दिस इज इन एम्पियर, दिस इज ऑल्सो इन वॉट एम्पियर। तो आपके पास IC का वैल्यू आ गया और आपके पास क्या है ना IM का वैल्यू आ गया, तो दोनों के वैल्यू आपके पास अभी आ चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं उससे, अब आपको जो पैरामीटर पूछे थे तो सब आप निकाल चुके हैं, आराम से निकालते हैं। सपोज अगर उसने तो ऐसा पूछा नहीं, लेकिन सपोज अगर उसने RC पूछा होता, XM पूछा तो कैसे निकालते, और इसमें क्या बड़ी बात है, आराम से निकाल देते हैं। कैसे, इसमें कोई लॉस हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, इसका वैल्यू भी दिया, यानी बहुत ही छोटा ड्रॉप होता है, पहले 0.5 एम्पियर, इसका वैल्यू कितना होगा 0.01 ओम होगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.5, कितना 0.001 के आसपास, बहुत छोटा ड्रॉप आएगा। सो दिस ड्रॉप इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वोल्टेज, इन कंपैरिजन टू द total voltage, so this is very small, this drop is also very small, so I can say that this entire voltage is directly coming across this core, it is this entire voltage is coming exactly across this what कोर के अक्रॉस में आ रही है। तो अगर मुझे सपोज RC और XM के वैल्यूज पूछे होते या निकालने होते तो मैं कैसे निकालता, ठीक है। तो RC का वैल्यू क्या चाहता, सो वैल्यू ऑफ द RC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज V, बिकॉज दिस वोल्टेज इज एक्जैक्टली कमिंग अक्रॉस दिस पर्टिकुलर ब्रांच, RC के अक्रॉस में आ रही है, सो आई कैन राइट इट एज V अपॉन IC, आई कैन राइट इट एज व्हाट V अपॉन IC, सो V इज 220 डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज तो 220 है आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1363, वो कितना है 0.1363 आपके पास क्या होने वाला है, सप्लाई वोल्टेज होने वाला है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा आएगा,
220 डिवाइडेड बाय 0.1363, तो दिस वैल्यू इज 1614.08, दिस इज 1614.08 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ आरसी, यू कैन सी वेरी हाई वैल्यू। मैं इसके पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस, तो आरसी और एक्सएम के वैल्यूज 400, 500, 1600 में बोला नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा आ सकते, इससे भी और ज़्यादा आ सकते, किलो में भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आरसी के वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। और एक्सएम का वैल्यू अगर देखा जाए तो एक्सएम का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम आई अपॉन आई एम, ठीक है। और आई एम को अगर मैं थोड़ा इसके अच्छे फॉर्म में लिखूँ, मतलब मैग्नीट्यूड वगैरह एंगल के फॉर्म में लिखूँ, तो दिस विल बिकम वी एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाय आई एम एट एन एंगल ऑफ -90। -90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जे लिख सकता हूँ कि नहीं, -90 को मैं माइनस जे लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी वी अपॉन माइनस जे आई एम, वी इज 220 डिवाइडेड बाय, माइनस जे ऊपर चला जाएगा तो प्लस जे बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आई एम का वैल्यू कितना है भाई 0.4810, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, दिस विल बी 220 डिवाइडेड बाय 0.4810, तो इसका वैल्यू आ रहा है 457.38, कितना 457, दिस इज 457.38 एम्पियर ओम, 38 ओम। आप यहाँ से एक बात पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, देखिए इसका जो करंट है ना, इसका 0.13635 वेरी लेस एज कम्पेयर टू दी 0.4810, और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था जब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट, जब मैं आपके ट्रांसफार्मर के बारे में जब मैं बता रहा था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक्सएम में ज़्यादा करंट जाता है, उसकी वजह से उसका नो लोड पावर फैक्टर ज़्यादा, मतलब उसका एंगल ज़्यादा होता है, ऐसा मैं उस टाइम पे बोला था, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी आईसी के कंपैरिजन में, मतलब इसमें ज़्यादा करंट जाती है, इसमें कम जाती है, इसमें ज़्यादा करंट जा रही है, इसका मतलब ऑब्वियस है रिएक्टेंस ऑफर ड्यू टू दिस कॉइल या ड्यू टू दिस इंडक्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी somewhat less as compared to the resistance offered by this particular core resistance RC, ठीक है। तो यहाँ से आपको उनको सारी बातें पता चल गई, क्योंकि जब भी आपको इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए नो लोड टेस्ट पे, तो आप इतने एबल होने चाहिए कि अच्छे से आराम से उसके सारे के सारे जितने भी पैरामीटर उसने पूछेंगे, सारे के सारे पैरामीटर आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वाला एक भी पॉइंट नहीं, बहुत ही आसानी से सारे पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। आईसी पूछो, आईएम पूछो, आरसी पूछो, एक्सएम पूछो, या आई नॉट पूछो, कुछ भी पूछो। यहाँ से आप आई नॉट कैसे निकाल सकते थे, सपोज अगर यहाँ से आपको आई नॉट, मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन सपोज डायरेक्टली आपको यहाँ से आई नॉट को पूछे होते, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, दिस वुड हैव बीन रिटन एज व्हाट, आई नॉट का स्क्वायर, आईसी का स्क्वायर, एक्चुअली गलत है, आई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आईसी का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, आई नॉट का वैल्यू बन जाएगा। और इसका एंगल पूछा तो इसका एंगल ही तो पावर फैक्टर एंगल बनने वाला है आपके पास, दिस विल बी आई एम अपॉन व्हाट आईसी, आई एम तो कैसा है निगेटिव है, तो निगेटिव इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, तो एंगल निगेटिव मतलब क्या, इट इज लैगिंग इन केस ऑफ व्हाट नो लोड करंट, मतलब नो लोड टेस्ट पे लैगिंग करंट मतलब क्या, नो लोड पावर फैक्टर जो आएगा बहुत ज़्यादा होगा, मैं उस टाइम पे आपको 80-85 ऐसा कुछ बताया भी होगा, 74 के आसपास आ रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू, 74 मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज़ वेरी हाई एंगल इन केस ऑफ द पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। क्योंकि अपन जो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो तो कितना 0.8 भी नहीं, नॉर्मली तो 0.9 के ऊपर अपन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपन मोस्ट ऑफ द पावर सिस्टम, पावर सिस्टम और मशीन्स पढ़ेंगे तो उसमें 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे देखेंगे, तो 0.27 तो बहुत ही छोटा एंगल हो जाने वाला है, ठीक है। खैर वो तो बस एक कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल का पार्ट होने वाला है, तो इसमें सारी बातें आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए, और इससे रिलेवेंट जितने भी एग्जांपल्स होंगे आपको सॉल्व करते रहने चाहिए, ठीक है।